हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर में हम लोग वैदिक काल में जो बिहार की स्थिति है, वैदिक काल में जो बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार हमारा कैसा था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है आपका बीपीएससी और बिहार में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसी प्यारे भारत में एक छोटा सा राज्य है आपका बिहार। सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। ये हमारा बिहार और 30 जिला इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। पाषाण काल में आपका जो है ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ चुके हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। और आज के क्लास में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल का में जो है उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें महाजनपद, मौर्य काल, निम्नतर काल और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मध्यकालीन इतिहास आदि भारत में रहेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में का जो है शुरुआत जो है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग है जिसमें चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि की रचना हुई थी। यह जो है हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे की नींव माना जाता है। इसकी शुरुआत आपको 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुई। यह काल मूलतः आर्यों के आगमन और उनके द्वारा रचे गए पवित्र वेदों पर आधारित था। ठीक है, अब आगे आते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का आगमन लगभग 1750 ईसा पूर्व में आपको जो है भारत में हुआ है, माना जाता है। जो मध्य एशिया से यूरेशिया के स्टेपी घास मैदान से प्रवास कर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आए थे। इन्हें ही इंडो यूरोपियन भाषा और व्यंजन संस्कृति का विस्तार किया था इन्होंने ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए इंडो आर्यन धीरे, ये आपका रास्ता आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, और धीरे 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 करके इंडिया की तरफ आए थे। ठीक है, देखिए आर्यों के आगमन से जो मुख्य सिद्धांत और तथ्य ये है, या महत्वपूर्ण तथ्य है जो ये यहाँ पर है। ठीक है, आगमन का समय मार्ग अधिकतर भाषाविदों और इतिहासकारों का मानना है कि आर्यन कबीलों के रूप में लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत में आए थे। माना जाता है कि वे अफगानिस्तान के रास्ते से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बस गए थे। ठीक है, उनका मूल स्थान की बात करें तो इस विषय पर इस सिद्धांत पर है कि सार्वभौमिक मान सिद्धांत जो है मैक्स मुलर द्वारा समर्थित है के अनुसार मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वही इतिहासकार पोल्टी कैस्पियन स्टेप ये आज का दक्षिणी रूस यूक्रेन क्षेत्र को उनका मूल उद्गम मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए वैदिक सभ्यता का उदय होता है। भारत में बसने के बाद आर्यों ने आर्यावर्त क्षेत्र में वैदिक सभ्यता की नींव रखी। उन्होंने संस्कृत भाषा, वेदों, यज्ञ की परंपरा का विकास किया। भाषाई और आनुवंशिक साक्ष्य को भी देख लेते हैं। इंडो यूरोपियन भाषाओं जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में समानताएं इस प्रवास का प्रमुख भाषाई प्रमाण है। इसके अलावा डीएनए और आनुवंशिक शोधों में भी इस बात की पुष्टि है कि उस काल के मध्य एशियाई चढ़ाव का भारत में बड़ा प्रवासन हुआ है। ये देखिए, ये हिंदकुश इंडो यूरोपियन इंडो आर्यन माइग्रेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ है और ये इंडिया आए और ये धीरे 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 गंगेटिक प्लेन की तरफ बढ़ते चले गए। लिखा हुआ है मौजूद दर्शाता है कि आर्य किस प्रकार भारत में आए थे। देखिए
अब जो है बिहार में वैदिक काल को समझने से पहले वैदिक काल को जान लेते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए, वैदिक काल को 2 काल में बाँटा गया है, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। ये देखिए, पूर्व वैदिक काल जिसका जो समय है आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है? और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है? तो देखिए, इसका मुख्य आधार है कि यह काल मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित था। समाज कबीलों में बटा हुआ था और राजा का चुनाव जन द्वारा किया जाता था, ठीक है? फिर समाज की बात करें तो इसमें यह कबीलाई और काफ़ी हद तक समतावादी समाज था, जिसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, पर स्त्री को शिक्षा और निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। समझ गए? मतलब कहने का मतलब ये समतावादी समाज नहीं था फिर भी, लेकिन स्त्रियों को जो है शिक्षा में और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। धर्म की बात करें, धर्म जो है प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मूर्ति पूजा या जटिल कर्मकांड का प्रचलन नहीं था, ठीक है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो लोहे की खोज के साथ आर्यों ने गंगा यमुना दोआब का विस्तार किया। अर्थव्यवस्था कृषि और शिल्प पर अधिक निर्भर हो गई, मतलब व्यापार का बढ़ावा मिला, व्यापार बढ़ा। समाज जो था उत्तर वैदिक काल में ही 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया, जो बाद में कठोर जाति व्यवस्था में बदल गए। इस समय राजतंत्र मजबूत हुआ और राजा का पद वंशानुगत हो गया। धर्म की बात करें तो यज्ञ और जटिल कर्मकांडों का प्रभुत्व बढ़ गया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवधारणा और उपनिषदों के रूप में गूढ़ दार्शनिक चिंतन का उदय हो गया, ठीक है? तो आप देखें कि पूर्व वैदिक काल में जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रहा। यह मुख्य काल मुख्य रूप से पशुपालन कृषि पर आधारित था। समाज जो था कबीलों में बटा हुआ था और राजा का चुनाव जन द्वारा किया जाता। लोग जो है राजा का चुनाव करते थे, ठीक है? जबकि आपका यहाँ देख लीजिए, समाज 4 वर्णों में मजबूत था, वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो बाद में जो है कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। इसमें राजतंत्र मजबूत हुआ और राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसमें अगर धर्म की बात करें, समाज की बात करें, तो देख सकते हैं कि यह कबीलाई काफ़ी हद तक समतावादी समाज था, जो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, पर स्त्रियों को शिक्षा और निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। और यहाँ पर समाज की बात करें तो आप देख ही चुके हैं कि समाज 4 भागों में विभक्त था, क्षत्रिय, वैश्य और धर्म के अनुसार थे। और अब आइए यहाँ पर देखिए कि धर्म जो था उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की मूर्ति पूजा, जटिल कर्मकांड का प्रचलन नहीं था। लेकिन इसमें यज्ञ और जटिल कांडों का जो प्रभुत्व बढ़ गया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा हुई और उपनिषदों के रूप में गूढ़ दार्शनिक चिंतन का उदय हुआ। अब देखिए वैदिक साहित्य के स्रोत को भी देख लेते हैं कि कहाँ से वैदिक स्रोत आए। वैदिक साहित्य के वेद 4 हैं: ऋग्वेद प्राचीन, सबसे प्राचीन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के कर्मकांडीय हिस्सों की व्याख्या करता है। आरण्यक जो है जो जंगलों में रचे गए दार्शनिक ग्रंथ है, उन्हें आरण्यक किया जाता है। उपनिषद दार्शनिक विचारों, आध्यात्मिक और सर्वोच्च संग्रह को जो है उपनिषद करते हैं। दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक का जो सर्वोच्च संग्रह उसको उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या जो है कुल 108 है। देखिए फिर आता है वैदिक काल में बिहार। अब बिहार में आपका आ गया वैदिक काल में बिहार की स्थिति। तो देखिए ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र वाले रहने वाले लोगों को कीकर कहकर संबोधित किया जाता था। कीकर का अर्थ होता था निम्न जाति के लोग। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार आगे बढ़कर उत्तरी बिहार तक हुआ। बिहार में आर्यों का आगमन सबसे पहले विदेश क्षेत्र में हुआ था, ठीक है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतत ब्राह्मण से पूर्वी गंगा के मैदान में आर्यों के विस्तार की जानकारी मिलती है। इसमें विदेह नामक राजकुमार द्वारा विदेह राज्य की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। ग्रंथ के अनुसार विदेह माधव सरस्वती नदी से अग्निदेव के साथ युद्ध की ओर चले। अग्निदेव पहले से ही एक महान उपनिवेशक के रूप में प्रसिद्ध थे। विदेह जो थे माधव अग्निदेव का अनुसरण करते हुए सदानीरा नदी, जो कि वर्तमान में गंडक नदी है, वहां तक पहुंचे और वहीं बस गए।
विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। विदेह का क्षेत्र वर्तमान तिरहुत उत्तरी बिहार के समान माना जाता है। विदेह के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा जनक थे, जो उपनिषदों के महान विद्वान और दार्शनिक शासक माने जाते थे। उनके दरबार की सभा प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य बढ़ाते थे। ये देखिए, ये आगमन और ये इधर से ऐसे जाएगा। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख जनजातीय क्षेत्रों की। तो देखिए, मगध, अंग और वज्जिक आर्यों के पूर्वी विस्तार के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र थे। अर्थवेद से मगध क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। गया, राजगीर, वैशाली, विंध्य आदि क्षेत्रों को पवित्र स्थान माना गया है। मगध की बात करें तो दक्षिण बिहार, पटना और गया का क्षेत्र, ये देखिए, ये क्षेत्र जो है वो मगध के अंतर्गत आता था। अंग की बात करें तो मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र, ये एरिया। फिर अगर वज्जिक की बात करें तो वैशाली और मिथिला का क्षेत्र ये आता था। ठीक है, और वर्तमान में जो वंग है, जो वर्तमान बंगाल का ये क्षेत्र, सॉरी, यहाँ ये क्षेत्र आता था। ठीक है, मगध के लोगों का संबंध जो है व्रातियों से भी है, व्रातियों से भी माना गया है। मगधवासियों का संबंध व्रातियों से होने का अर्थ है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र के लोग मुख्य वैदिक संस्कृति और ब्राह्मणवादी परंपराओं से अलग अपनी एक स्वतंत्र, अनार्य एवं गैरवादी संस्कृति का पालन करते थे। वे वैदिक यज्ञों, कर्मकांडों, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। यजुर्वेद में पुरुषमेध यज्ञ के संदर्भ में मगध का उल्लेख मिलता है। ये चीज हो गया। और आगे एक चीज और है कि गंगा एवं सरस्वती नदी से जो है आपका वैदिक काल में क्या संबंध रहा है यहाँ का लोगों का, उसको देखते हैं। ठीक है, गंगा एवं सरस्वती नदी से संबंध जो है आपको ये चीज जानना है। ये आज का लास्ट है इस स्लाइड का। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए, देखिए, वैदिक काल में जो है सरस्वती और गंगा नदी के बीच गहरा सांस्कृतिक और भौगोलिक और धार्मिक संबंध था। ऋग्वेद में इन दोनों नदियों का विशेष महत्व है, जहाँ इनकी स्थिति और स्थिति परिवर्तन से तत्कालीन भूगोल की झलक मिलती है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, जिसको मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ नदी। फिर उसको मतितमा कहा गया है, जिससे सबसे अच्छी माँ होता है, और देवीतमा भी कहा गया है, जिससे सबसे अच्छी देवी होता है। उस समय सरस्वती को सबसे पवित्र और मुख्य नदी माना जाता था, जो हिमालय से निकलकर समुद्र, अरब सागर या कच्छ के रण में गिरती थी। ठीक है, ऋग्वेद काल में गंगा नदी उतनी प्रमुख नहीं थी जितनी सरस्वती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया, और यमुना का उल्लेख जो है आपका यहाँ पर 3 बार किया गया है। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य निवास स्थान सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे ब्रह्मावत था, और वे गंगा के मैदान से पूरी तरह से परिचित नहीं थे, या वहाँ कम थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जैसे शतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों के समय तक में आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हुआ। इस समय जो है आपका सरस्वती नदी धीरे धीरे रेगिस्तान में विलुप्त होने लगी, जिससे बाद में जो है विंसन कहा जाने लगा। और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र मध्य देश भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र बन गया। बाद के साहित्य और पौराणिक कथाओं में सरस्वती को ज्ञान, विद्या और पवित्रता की देवी के रूप में पूजा जाने लगा, और भौगोलिक रूप से गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाने लगा। और बाद में जो है प्रयाग, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के त्रिवेणी संगम की कल्पना की गई, जो इन दोनों नदियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। तो आज का लेक्चर यही खत्म हो गया। ठीक है, तबीयत खराब होने की वजह से मेरा आवाज़ जो है आप लोगों को साफ पता नहीं चला होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है निर्मल गंगा EDU। ठीक है, और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है आनंद कुमार शिक्षक। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बिहार में महाजनपद।